Hello, good evening. This is your mentor. We are here to revise biomolecules by quick revision notes और ये इसमें सब कुछ कवर्ड है। एनसीईआरटी का हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन अच्छे से कवर्ड है। बस इसको आप देख के चल जाइएगा, आपका बायोमोलिक्यूल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज क्या, इसको शॉर्ट नोट्स ना मान करके नोटबुक ही समझ के इसको देख लीजिएगा। और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे और टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में रहेगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, एकदम आराम से मिल जाएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल carbohydrates is polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones are compounds on hydrolysis give carbohydrates। ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है या तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस पे कार्बोहाइड्रेट देगा। एंड नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेक्राइड्स में दो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड monosaccharides is simplest carbohydrates and it cannot be hydrolyzed into simpler compounds. Examples glucose, mannose और सेकेंड ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। जिसमें से मोनोसैकेराइड मैंने आपको बता दिया और ओलिगोसैकेराइड्स होता है विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। 2 to 10, ये डेटा याद रखना है आप लोग को, 2 to 10, क्योंकि पूछ लिया करते हैं बहुत ज़्यादा। जो MCQ रहता है ना, उसमें आराम से डाल देंगे 2 to 10, 3-4 ऑप्शन बना करके, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसके, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। दैट इज़ सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, लैक्टोज का करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा, और माल्टोज का करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा। ठीक है। और नेक्स्ट का पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। जिसका पॉलीसैकेराइड वो है जो जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट आए, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिए हैं, बट ये दोनों एग्जाम्पल एकदम रेलिवेंट है। नेक्स्ट, एनोमर्स, एनोमेरिक कार्बन। देख लीजिए, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ओनली C1 एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। एग्जांपल्स, अल्फा डी ग्लाइकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लाइकोपाइरानोज। जिसका कॉन्फ़िगरेशन बस C1 कार्बन से डिफर करे उसी को एनोमर्स बोलते हैं। और एपीमर्स देख लीजिए, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड एनी अदर कार्बन एटम दैट इज अदर देन C1। इपीमर में एनोमर में C1 से डिफर करता है, इपीमर में C1 के अलावा कोई भी कहीं से डिफर करे एक्सेप्ट C1, देन इट विल बी इपीमर्स। एग्जाम्पल, डी ग्लूकोज एंड डी मनोज आर C2 इपीमर्स। मतलब बेसिकली C1 के अलावा कहीं भी डिफर करे वो इपीमर हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज आर आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ग्रेप शुगर, मतलब राइप ग्रेप्स में ग्लूकोज पाया जाता है, राइप ग्रेप्स में पका हुआ, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये अल्कोहल फिनोल ईथर में ये वाला रिएक्शन सबसे लास्ट वाले में है, ये वाला
अगर देखा होगा तो एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। ये सुक्रोज है, C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। केमिकल फार्मूला सेम है, बट फ्रक्टोज में कीटोन होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड। बस इसी का अंतर है और ज़्यादा कुछ है नहीं। और स्टार्च से भी बना सकते हैं ग्लूकोज, C12H22O11 स्टार्च या सुक्रोज और सेलुलोज। और NC6H12O6 ग्लूकोज मिल जाएगा। ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे देख लीजिए। CHO ग्रुप, CHOH4 बार, फिर CH2OH। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर elucidation of glucose. First of all, D-glucose with HI forms N-hexane. Basically reaction of glucose दिखा रहे हैं, chemical reaction of glucose. तो basically first of all ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ N-हेक्सेन दे देगा। 1 2 3 4 5 है, कार्बन है, N-हेक्सेन है। N-हेक्सेन मतलब हम बोल सही रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर टाइपिंग एरर हो गई हो तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बट HI के साथ N-हेक्सेन shows presence of 6 कार्बन लिंक्ड लीनियरली। ये शो करता है कि 6 कार्बन प्रेजेंट है, लिंक्ड है अच्छे से। नेक्स्ट डी ग्लूकोज विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। एल्डिहाइड कीटोन में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइनोहाइड्रिन देता था, वही सेम रिएक्शन। ये क्या शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक। और ये NH2OH के साथ, ऑक्साइम के साथ सुक्रोज ऑक्साइम। अगेन ये भी आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। बस वही सेम रिएक्शन है, बस CHO पे वो रिएक्शन करा देना है जो हाइड्रोजन साइनाइड का था। CNOH यहाँ पे देख लीजिए, CNOH हाइड्रोजन साइनाइड। और सेम यहाँ पे भी ये शो करता है, इट आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज डी ग्लूकोज विथ फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट के साथ ये देगा रेड PPT shows that glucose is a reducing sugar. Yes, glucose is reducing sugar. और टॉलिन टेस्ट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। It shows that glucose is a reducing sugar also. CO माइनस इसका ये बना दिया, साल्ट बना दिया, CO माइनस NH4+। आराम से बाकी सबको सेम रहेगा और कहीं रिएक्ट नहीं करेगा, बस CHO पे ही टॉलिन और फेलिंग रिएक्ट करेगा, ज़्यादातर वही करते हैं। और फिर डी ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन सैकरिक एसिड बनाएगा ही। या तो ग्लूकोनिक एसिड से कराएं या तो ग्लूकोज से कराएं, सैकरिक एसिड बनेगा। एकदम सही बनाया गया है, कोई गलती नहीं है इसमें। सैकरिक एसिड बिल्कुल, एरो भी सही है एकदम। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। नेक्स्ट हम थोड़ा जल्दी इसलिए रीड करें क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। वैसे देखना तो आप लोग को अच्छे से PDF ही है, PDF हम दे देंगे,
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, डी ग्लूकोज विथ एनहाइड्राइड एंड ZnCl2, ग्लूकोज का रिएक्शन उसके साथ, तो पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज हो जाएगा। इस बार OH से रिएक्ट करेगा, OH हट के एनहाइड्राइड में बना लेगा। एंड नेक्स्ट H पार्ट, डी ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CHO की जगह COOH ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट ग्लूकोज विथ फेनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन। ये NCERT में नहीं है लेकिन देख लीजिए, ओसाजोन। Glucose, next part, glucose and fructose gives the same osazone because of reaction takes place at C1 and C2 only. Okay, other reaction of glucose, that is to show the presence of ring structure. इस बार ग्लूकोज का रिएक्शन CH2OH in presence of DiHCl, तो यहाँ से O यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी shows the presence of ring structure and 2 anomers. Yes, बिल्कुल। अब next, glucose does not give Schiff's test and does not react with sodium bisulfite and NH3. Pentaacetyl glucose does not react with hydroxylamine. This shows the absence of CHO group and hence the presence of ring structure. बिल्कुल सही, रिंग स्ट्रक्चर भी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज देख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर एक जगह ला दिए हैं, बस सिर्फ आप लोग को देखना है, अपने दिमाग में बैठाना है। हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पाइरानोज फॉर्म, सब कुछ यहीं पे है, एक बार आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके या देख लीजिएगा, या तो PDF आपको मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जहाँ से भी आप लोग इसको बनाने का तरीका सीखे होंगे वही अप्लाई करिएगा, अच्छे से बन जाएगा। देखिए कुछ हम बता दें, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज में अल्फ़ा में OH नीचे रहेगा और बीटा में OH ऊपर रहेगा, यहाँ देख लीजिए। बस यहाँ पे डिफ़र करता है अल्फ़ा और बीटा, और बाकी सब सेम रहता है। फ्रक्टोज में अगर हम देखें तो यहाँ फ्रक्टोज में भी अल्फ़ा में OH नीचे है, बीटा में ऊपर है। कोई भी तरीका आप लेकर के अच्छे से इसको कर सकते हैं, बाकी सब सेम है, बस इस अल्फ़ा बीटा में यही डिफरेंस है। और ये फ्यूरॉन है और वो पायरान था। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज भी देख लिए हैं आप लोग। और नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी डिफरेंट पूछ लेते हैं। बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अभी हम समझ ले रहे हैं। पेप्टाइड लिंकेज द बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH होता है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। आइए रीड करते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। The oxide linkage formed by the loss of water molecules when 2 monosaccharides are joined together through oxygen atom is called glycosidic linkage। बिल्कुल सही, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच में रहता है। The loss of water and the sucrose के बारे में देख लीजिए।
सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज the two monosaccharide units are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose. Since the reducing groups of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is non-reducing sugar. Yes, देखिए यहाँ पे निकल के आता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट और जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सुक्रोज में कौन कौन सा बॉन्ड कार्बन 1 अल्फा ग्लूकोज। तो इतना ध्यान रखना है, सुक्रोज में C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ये बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग में 3-4 पूछ लेते हैं और बहुत बार पूछते हैं। अभी टाइम आएगा तो हम PYQ में दिखाएंगे आप लोग को अच्छे से कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। बायोमॉलिक्यूल एकदम पूरा NCERT बेस्ड ही आता है, उसके बाहर कभी नहीं जाते। तो देख लीजिए ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज C1 से, ये कार्बन 1 है और इसका ये कार्बन 2 C2 बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट माल्टोज के बारे में देख लीजिए। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स C1 ऑफ 1 एंड C4। इसमें C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज ही रहता है। C1 बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको रट लीजिए चाहे जो कर लीजिए। माल्टोज में C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज और सुक्रोज में C1 अल्फा डी ग्लूकोज और C2 बीटा डी फ्रक्टोज। Next, second point, the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution and it shows reducing properties, so it is a reducing sugar. Next, maltose का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ग्लूकोज मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं एकदम छोटे छोटे में, C1 अल्फा C4 अल्फा। इसको कितनी बार भी पढ़ें, C1 अल्फा C4 अल्फा याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जेईई मेंस में भी पूछता है। अब वो दिन दूर नहीं है कि बोर्ड्स के MCQ में डाल ही दें। माल्टोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर देख लीजिए। अल्फा डी ग्लूकोज ये C1 है, ये C4। आ जाइए लैक्टोज पे। लैक्टोज मिल्क शुगर present in milk, lactose. It is compound of beta D glucose and beta D galactose. The linkage is between C1 of galactose and C4 of glucose. देख लीजिए C1 of glucose and C1 of galactose. Hence it is also a reducing sugar. रट लीजिए C1 ऑफ गैलेक्टोज C4 ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज में C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज, सुक्रोज में C1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 बीटा डी फ्रक्टोज। ऐसे ही याद करते रहिए, सुक्रोज में क्या था इसे करके याद करते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोल रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि बताएं नहीं सब। हैवर्थ स्ट्रक्चर देख लीजिए लैक्टोज का, वही C1 एंड C4 से लिंकेज है, कार्बन लिखा हुआ है एकदम उसमें, C1 और C4 से लिंकेज। अगेन ये PDF हम आप लोग को ज़रूर दे देंगे, ये लेक्चर अपलोड होते ही कमेंट में टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहाँ से PDF ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के बारे में देखते हैं।
इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। देखिए अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारा कुछ लिखा गया है, उसमें से छांट छांट के जो ज़रूरी है वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कर दिया है, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। अमाइलोज के बारे में देखिए, इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, इट इज़ अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर, इट कंटेन्स 200 to 1000 alpha plus glucose units held by alpha glycosidic linkage involving C1C4 glycosidic linkage, and it constitutes about 15 से 20% ऑफ स्टार्च। देखिए उसी का उल्टा अमाइलोपेक्टिन में इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल, वहाँ वाटर सोल्यूबल था, वहाँ पे अनब्रांच था, यहाँ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। इट फॉर्म्स C1C4 glycosidic linkage whereas branching occurs at C1 and C6 glycosidic linkage. And next we have it constitutes about 80 से 85% ऑफ स्टार्च, वहाँ पे 15 से 20% स्टार्च कंस्टिट्यूट्स करता था, बट अमाइलोपेक्टिन में 80 से 85%। ये डिफरेंस पूछ सकते हैं बोर्ड्स में, एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस लिखा गया है। ये चारों पॉइंट लिख देंगे तो आपको जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतना नंबर आराम से मिल जाएगा। बस यही डिफरेंस, और पूछते भी हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो यही डिफरेंस बस लिख के आ जाना। नेक्स्ट सेलुलोज ग्लाइकोजन्स। सेलुलोज क्या होता है देखिए, इट ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, और ग्लाइकोज वही ग्लाइकोजन में द कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। सेलुलोज देख रहे, इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड्स composed only of beta diglucose units which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose and C4 of the next glucose unit. ग्लाइकोजन में आ जाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन्स। यस, इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के तरह ही है। इट प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन्स, ये लीवर मसल ब्रेन में होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम्स ब्रेक्स इनटू ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। और अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, इन सब का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहाँ से अगर आपकी इच्छा होगी तो देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, नहीं इच्छा होगी मत देखिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्या कैसे है। नेक्स्ट, अभी कितना बचा है देखें। ओह माय गॉड, चलिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को खींच के बहुत करेंगे 30 मिनट तक ले जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बराबर समझ लो, और ये इम्पोर्टेंट भी उतना है। क्या आते हैं हम लोग, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अमीनो एसिड वो होता है जिसके पास NH2 ग्रुप और COH ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप हो, और R कैन बी एनी साइड चेन ग्रुप। मोस्ट नेचुरली occurring amino acids having L configuration. Types of amino acids: essential amino acids and non-essential amino acids. Essential amino acids are those which cannot be synthesized in our body and must be obtained through diet, are known as essential amino acids. That is valine, leucine. और non-essential amino acids में non-essential में the amino acids which cannot be synthesized in our body are known as non-essential amino acids. Examples: glycine, alanine. एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, उसका ट्रिक भी होता है याद करने का, बट ट्रिक पे हम नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। फिर ज्विटर आयन के बारे में देख लीजिएगा। ज्विटर आयन का सीधे स्ट्रक्चर देखिए। ज्विटर आयन मतलब जिस कंपाउंड में पॉजिटिव प्लस
NH3+ और O पे माइनस दोनों हो उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। कैसे फॉर्म हुआ वो देख लीजिए। एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यूटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, इसको आप लोग को दे देंगे, एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। हम इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे आते हैं। द pH एट विच द डाइपोलर आयन एग्जिस्ट एज न्यूट्रल आयन एंड does not migrate to either electrode, cathode or anode is called isoelectronic point. प्रोटीन्स के बारे में देख लीजिए। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. A polypeptide with more than 100 amino acids residue having molecular mass higher than 1000 U is called a protein. Next, peptide linkage हमने बताया था, द बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH, यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क भी किया हुआ है, बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH। एक बार डेफिनेशन, पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन COH एंड NH2 ग्रुप। देख लीजिए CO ग्रुप, CO और NH के ग्रुप में, इसका पहले इस कंपाउंड का कंडेंसेशन कराएंगे, फिर पेप्टाइड लिंकेज यही है, ये वाला CO एंड NH यहाँ पर मार्क किया गया है। और नेक्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, कुछ लिखा ही नहीं। चलिए आगे बता देंगे हम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट रिफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड chain can exist two different types of structure, alpha helix and beta pleated। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया है, बस आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड जानने की आवश्यकता है, इतना ज़्यादा नहीं जानना है। टर्सरी स्ट्रक्चर में वैन डर वाल्स फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यही सब है, बहुत ज़्यादा वो दे दिया है। बीटा प्लीटेड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं साले, उतना आप लोगों को मेरे हिसाब से ज़रूरत। एक ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन होता है, मेरे हिसाब से वो नहीं है लिखा है। टर्सरी स्ट्रक्चर पे आ जाइए। इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग of the polypeptide chain that is further folding of secondary structure। हाँ, यही हम बता रहे थे, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोफोबिक वैन डर वाल्स फोर्स। टू शेप्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, फाइब्रस देख लीजिए, when a polypeptide chain runs parallel and held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. These proteins are generally insoluble in water. Examples are keratin and myosin. Keratin present in hair, wool and silk, and myosin present in muscles, etc. आ जाइए ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स of polypeptide coil around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. Example, insulin and albumins। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देख लेंगे तो NCERT में दिया होगा है, जैसे कुछ बच्चे नहीं, छोटे बच्चे होते, उनको कलम थमा दिया जाए तो वो अपने मन से खत मचा देते हैं, तो वैसे ही है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर्ड टू एज सब यूनिट्स। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देख लीजिए, हम बता रहे हैं व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इट्स सब्जेक्टेड टू
physical change like change in temperature, or chemical change like change in pH. The hydrogen bonds, due to these the hydrogen bonds are disturbed, and this is called the denaturation of protein. That is example, coagulation of egg white on boiling or curdling of milk. ये दोनों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट आ जाइए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड देख लीजिए और न्यूक्लियोटाइड देख लीजिए। एंड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के 4 बेसिस हैं, 4 बेसिस है। जैसे डीएनए में याद करने का AGCT, एक मिनट, AGCT। A स्टैंड फॉर एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में होता है, एक सेकेंड, AGCU, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ऐसे याद कर लीजिए डीएनए इसके बेसिस, और बाकी वो रीड कर लीजिएगा। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट है। अभी इनऑर्गेनिक में देखेंगे कितना लेता है। इनऑर्गेनिक में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए होता है, और कुछ इनऑर्गेनिक में है नहीं। देखेंगे इनऑर्गेनिक का कैसे पढ़ाना है। लेकिन इनऑर्गेनिक का दोनों लेक्चर एक ही दिन में आएगा, चाहे जैसे आएगा, लेकिन एक ही दिन में आएगा, सुबह शाम। एक DNF सुबह भेज देंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शाम को, और उसके बाद 2-3 दिन और रह जाएगा, आप लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम विटामिन्स बता दे रहे हैं आप लोगों को। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन अ डाइट in small amounts to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of organism. Classification of vitamins. Vitamins are classified into 2 groups depending upon their solubility in water or fat. That is fat soluble vitamins and water soluble. फैट सोल्यूबल में होता है ADEK और वाटर सोल्यूबल B कॉम्प्लेक्स एंड C। ठीक है, और ये पॉइंट देख लीजिएगा, आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। अगेन ये PDF हम लेकर कुछ करेंगे नहीं, हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत गजब PDF है, एक भी चीज़ NCERT का छूटा नहीं है, सब चीज़ कवर है इस PDF में। तो ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। और ये टेबल NCERT में दिया हुआ है, डेट इज़ आप लोगों को देखना है बहुत ज़्यादा। विटामिन A से ज़ेरोप्थेल्मिया, डेट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। B1 से बेरी, B2 से चिलोसिस, और B6 से कन्वुल्शन, B12 से परनीसियस अनेमिया। कभी कभी विटामिन C का ये वो पूछ लेते हैं, क्या कहते हैं जो केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड्स, स्कर्वी। विटामिन D से रिकेट्स, विटामिन E से मस्कुलर वीकनेस, विटामिन K से इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो ये टेबल भी मैंने डाल दिया है इस PDF में। अगेन बता रहे हैं, कोई भी बस थोड़ा सा याद करने वाला सेक्शन ज़्यादा है। मैंने भी अपने टाइम पे याद किया था, अभी तक याद है। तुम भी मन से याद कर लोगे अच्छे से तो याद ही रहेगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में इनऑर्गेनिक के साथ। इनऑर्गेनिक का लेक्चर दोनों एक ही दिन में आ जाएगा, दोनों चैप्टर का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक से ही कोऑर्डिनेशन का भी खेल निपट जाएगा। CFT और VBT है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।